आज हम मुलाकात कर रहे हैं श्री देवेंद्र चंद्र जी से। श्री देवेंद्र चंद्र समाज वीकली अखबार के संपादक हैं। 1975 में पंजाब से बर्मिंघम पहुंचे देवेंद्र जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और आज वो जो है डायस्पोरा के अंदर अम्बेडकरवादी आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ हैं। हम उनसे पूरे अम्बेडकर बुद्धिस्ट आंदोलन और समाज वीकली और डायस्पोरा में जो लोग हैं उनके साथ में किस प्रकार से वो आगे इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं उसके सिलसिले में बात करेंगे। देवेंद्र जी, आप पंजाब से जब यहाँ पर आए जी, तो क्या उद्देश्य था? जैसे इंडिया से बाहर आने के लिए उद्देश्य होता है, बाहर जाना है, पैसा कमाना है और उसके लिए कोई भी बहाना मिलता है। सभी लोग बाहर आने की कोशिश करते हैं, अक्सर लोग। तो मेरा भी यही था। मेरे से पहले मेरा बड़ा भाई लालचंद चंद्र, ही वॉज हियर अपने परिवार के साथ। तो मैं जब आया तो मैं शादी कराने के को लेकर इधर आया था 1975 में। तो बस इट वाज। और जो पंजाब में जो आपका बैकग्राउंड था वो कैसा था? मतलब आप लोग अम्बेडकरवादी परिवार से थे? मैं जब से बचपन से ही मैं बाबा साहब को सुनता आया हूँ, पढ़ता आया हूँ। मेरे बाबा जी वो थे अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तहसील नकोदर के चेयरमैन थे। तो हमने बड़ी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, जुलूस वगैरह बहुत बचपन से ही देखे हैं। बचपन से ही बाबा साहब का नाम सुनते आए हैं। भीम पत्रिका पढ़ के बड़े हुए हैं और टाइम टू टाइम बहुत से नेताओं को हम तो थे तो बच्चे वहाँ पे, लेकिन बचपन से ही बहुत बड़े बड़े लीडरों को भी देखने का मौका मिला। तो इस तरह से बचपन से जुड़े हैं। तो आपका परिवार जो पूरी तरह से राजनीतिक परिवार रहा है? We can say that, but we are not in that level politician like, you know. लेकिन एक जैसे सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करने वाले या उसके प्रति जो जागृत थे कि समाज को हमारी समस्या है, उसके लिए कुछ होना चाहिए, इस तरह से। तो मतलब क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग ज़्यादातर जुड़ते थे आरपीआई से उस वक्त जी, या बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में, उनका मुख्यतः जो है वो सामाजिक ही उद्देश्य होता था। बिल्कुल बिल्कुल। वो बड़े मतलब पूरे प्रकार से उस जिंदगी में जीते थे अम्बेडकरवाद को या उनका जो होता। जी जी। बुद्धिस्ट आप कैसे कब बने? जब भी मैं इधर आया इंग्लैंड में 1975 में, इधर एक संस्था थी डॉक्टर अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी, तो उसके संपर्क में आया, उसका मेंबर भी बना। मेरे बड़े भाई उसके मेंबर थे पहले। तो काफ़ी लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। तो वो एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उनके संपर्क में आने के बाद जहाँ पहले मैं अम्बेडकर तो अपने आप को मानता था, लेकिन बुद्ध धर्म के बारे में इतना सजग नहीं था। तो फिर उनके संपर्क में आके एक संस्था में काम करते करते हमने एक इधर सेंटर भी लिया जो बूथ स्ट्रीट पे है, 13 बूथ स्ट्रीट, बुद्ध विहार। और वो दीक्षा भी मैंने बुद्ध धर्म की दीक्षा अपने परिवार के साथ वहाँ से ली थी। जैसे कि मेरे बड़े भाई वो तो पहले बुद्धिस्ट थे। अच्छा। लेकिन मैं और मेरे परिवार मैंने बच्चों के साथ दीक्षा अपने उस 13 बूथ स्ट्रीट बुद्ध विहार में ली थी। तो जो पंजाब के तो पहले लोग काफ़ी जो है वो वहाँ पर आदि धर्म आंदोलन भी चला है, वहाँ पर रविदासी आंदोलन बड़ा मजबूत है। तो बुद्ध धर्म में आने की आपको ज़रूरत क्या पड़ी? जब हम बाबा साहब को स्टडी करते हैं ना, और हम देखते हैं कि ये जो जात पात है, और हम अपने इतिहास को भी पढ़ते हैं, और बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को इख्तियार क्यों किया, ये बुद्ध धर्म दूसरे धर्मों से अलग कैसे है, और फिर हमारे लोगों की जो समस्या है वो कैसे हल हो सकती है। हम पूरी कम्युनिटी जैसे बाबा साहब ने अपने बहुत से हमें संविधान में हक लेके दिए, राइट्स लेके दिए। जब भी उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट को 22.5% रिजर्व शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दिया, जब उसकी स्टडी करते हैं ना तो हमें पता लगता है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है इंडिया की पॉपुलेशन का 15% है जी। और ये 15% है संविधान के मुताबिक, उसमें 429 कास्ट है, 429 कास्ट है। तो और अलग अलग अगर हम रहेंगे, कोई रविदासिया रहेगा या कोई आतान में रहेगा
एक वाल्मीकि रहेगा। तो एक जो सोसाइटी समाज जो बनना चाहिए वो बन नहीं पाता। तो जो एक पॉलिटिकल ताकत होनी चाहिए वो भी उससे नहीं बनती। और फिर जो बाबा साहब ने जिस कारण बौद्ध धर्म अख्तियार किया कि जो बौद्ध धर्म में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो है वो गुण जो हमें समाज में चाहिए वो बुद्ध धर्म में ही है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए मतलब फैसला लिया कि ये बुद्ध धर्म जो है ना हमारी, मेरे लिए भी और अपनी पूरी कम्युनिटी, अपने लोगों के लिए और भारत के लिए भी ठीक है, यही धर्म है। क्योंकि ये सवाल बहुत आता है एक बात की, जब हम कहते हैं कि सब एक से होने चाहिए तो लोग कहते हैं कि वे 16 करोड़ 20 करोड़ लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग जगहों के, तो वो एक साथ कैसे सोच सकते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि बाबा साहब हमारे हैं लेकिन हम जो है हमारा पास पहले से ही कोई धर्म है। और कई लोग बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करते हैं कि उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म छोड़ो बाकी कुछ भी अपना लो। तो इसमें कहाँ आपको कोई गलत लगता है कि जो लोग कोई दूसरे धर्म अपनाते हैं? तो मेरे ख्याल में इंडिया के लोगों की, जो भारत के लोगों की समस्या ऐसी है कि ये जहाँ भी जाते हैं ना अपनी जात साथ में लेके जाते हैं। अगर विदेश में भी जाएंगे तो अपनी जात साथ लेके जाएंगे। और ऐसा ही है कि जब ये दूसरे धर्म में भी जाते हैं ना जी, तो उस धर्म में भी अपनी जात साथ में लेके जाते हैं। मैं समझता हूँ कि एक बुद्ध धर्म भी ऐसा, जब लोग बुद्ध धर्म को अपनाते हैं ना तो धर्म अपनी जात पीछे छोड़ के आते हैं। एक बुद्ध धर्म का प्लेटफॉर्म भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग जात को छोड़ के, जो पुराने रीति रिवाज है उनको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, एक नई रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। तो आपको लगता है कि अब जो है लोग जो है जो धीरे धीरे उनके समझ में आ रहा है कि बुद्ध के रास्ते पे आना चाहिए, जो दलित लोग खास करके हैं या जो पिछड़ी जाति के लोग हैं या जो भी समझदार लोग हैं कि उसको लग रहा है कि भाई एक रास्ता जो है वो बुद्ध का रास्ता जो है वो भारत को प्रबुद्ध बना सकता है? आज से 40-45 साल पहले जब मैं इंडिया में था तब तो ऐसा कोई बात नहीं थी, उधर कोई बुद्ध धर्म की मूवमेंट नहीं थी जी। जैसा कि मुझे याद है जब भी लाहौर बाली जी उन्हें वो रिपब्लिकन पार्टी में हुआ करते थे, रिपब्लिकन पार्टी में हुआ करते, तो उन्होंने 1964-65 में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और उससे ज़्यादा जो है बौद्ध धर्म के बारे में पंजाब में ज़्यादा कोई प्रचार नहीं था इतना। कभी कभी हमने भिक्षु के दर्शन वहाँ पे किए, बाहर स्टेट से आते थे, तो वो उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं था। हाँ, लोग बाबा साहब को मानते थे, बाबा साहब का जन्मदिन भी मनाते थे, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रति वो इतने सजग नहीं थे। तो लेकिन अब जो है अब बहुत फ़र्क पड़ गया। अब पंजाब में 20-23 बुद्ध विहार बन गए हैं, लोग बुद्ध धर्म को अपनाते हैं, बहुत सी कन्वर्शन हुई है। अभी आपको कोई भी फंक्शन होगा, जो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी का हो या लोगों का वैसे कोई सोशल हो, लेकिन आपको उसमें बौद्ध धर्म के अभी जो फ्लैग्स हैं, झंडे हैं, वो दिखाई देते हैं, कलरफुल लगते हैं और लोगों में मतलब काफ़ी इनकरेजमेंट है। एक बात पंजाब से हमेशा आती है, लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद जो है वो हिंदू धर्म का हिस्सा है, इसलिए लोगों ने कहा कि पंजाब में जातिवाद नहीं है। और जो सिखिज्म जो पैदा हुआ वो एक ब्राह्मणवाद विरोधी, जातिवाद विरोधी उसमें आया एक्शन। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि जो ब्राह्मणवाद है वहीं पर जातिवाद है पंजाब में, तो क्योंकि सिखिज्म था तो उसमें कोई जाति नहीं थी, वो तो बराबरी का अधिकार था। और सबसे ज़्यादा शिकायतें अभी जो हमको इस डायस्पोरा में आ रही हैं, खास करके इंग्लैंड में, तो वो पंजाबी कम्युनिटी से ज़्यादा आ रही कि वहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो जातिवाद है और बहुत ज़्यादा छुआछूत है। इसको आप कैसे? जातिवाद तो इंडिया में है ही, वो तो जीवन के हर पहलू में है। डजंट मैटर कोई कहाँ रहता है, भारत के किस कोने में है या इंग्लैंड में है, चाहे इंग्लैंड में है, क्योंकि इंग्लैंड में भी तो वहाँ से लोग हैं जाति को साथ ही रखते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है, पंजाब में भी जात पात वैसे ही है। वो प्रैक्टिकली ज़्यादा है, प्रिंसिपली कहाँ पे है, कम है, ज़्यादा है, वो अलग बात है। किताबों में कम है लेकिन हकीकत में ज़्यादा है। किताबों में भी है सब कुछ ही है। अभी हम जब पंजाब में सिक्खी की बात करते हैं या सिखिज्म की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि सिखिज्म में जात पात नहीं है। लेकिन जब
प्रैक्टिकल है, यू विल सी एवरीवेयर कौन सा सिख कैसा है, कौन सा तरखान है, कौन जट है, कौन लोहार है, चमार है, आतरमी है, मजहबी सिख है, वो तो शरेआमी है। और अलग अलग मोहल्लों में रहते हैं, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने मोहल्लों में गुरुद्वारे भी हैं, अपने अपने गुरुद्वारे हैं। हाँ बिल्कुल, एक गांव है अगर उसमें 4 मोहल्ले हैं, एक तरखानों का है, एक जाटों का है, एक चमारों का है, तो उनके अपने अपने गुरुद्वारे भी अलग अलग होते हैं, है ना। सो इस तरह से ये भी हो गया कि लोगों का पैसा आ गया तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारा भगवान अलग मेरा भगवान अलग, मैं अपना पूजा करूंगा, ये भी है। नहीं, पैसा जब पैसा ज्यादा नहीं भी था तब भी तो ऐसे ही था, you know, ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये है कि जैसे पैसे आए तो गुरुद्वारा फिर जैसा आपने बनाया हमने भी लेकिन बनाया। ये जो इंडियंस जो बाहर आते हैं, जैसे आप 75 में यहाँ पर आए, जी, तो क्या 75 में जब आप आए तो आपको ये रहा होगा कि भाई इंग्लैंड है, यहाँ पर एक नई टाइप की लाइफ होगी, यहाँ पर इतना कास्ट सिस्टम नहीं होगा, आपने क्या फर्क देखा वहां से और यहाँ में? या सोचते थे कि थोड़ा लोग एडवांस हो गए, मतलब इंडियन लोग कब से, लेकिन यहाँ ये है कि डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता किसी से, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है कि अगर ये जो स्ट्रीट है पूरी एक जैसे घर है, किसी को रहना तो दे हैव टू चूज वन ऑफ दीज, तो उसमें ये जो है नहीं कोई चाहे पड़ोसी है जैसे घर में वो रह रहा वैसे वो रह रहा, अब काम करते हो तो एक ही फैक्ट्री में उसे वैसे माहौल में करना पड़ता है सभी। तो इधर कोई इतना है कास्ट सिस्टम है लेकिन वो उतना अफेक्टिव नहीं है, सब अपने अपनी जात में है, बस इतना ही है, अपनी अपनी जात में है, काम में है, तो अगर वो 3-4 जात के हैं इकट्ठा ही बैठ सकते हैं, लेकिन अक्सर वो उनकी दोस्ती होगी, हाँ, लेकिन खाना नहीं खाएंगे, तो खाना कई बार अलग अलग बैठ के भी खाते हैं, कई तो अच्छे हैं सभी साथ में बैठ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब घर जाते हैं, जब शादी होती है, रिश्ते होते हैं, ये जो ऐसा कुछ होता है, तो फिर जात तो हमेशा रहती है। अभी बर्मिंघम में इतने सभी अलग अलग जात के अलग अलग गुरुद्वारे हैं, अभी जो क्रिश्चियंस बन गए कुछ लोग उनके अलग अलग चर्चेस हैं, क्रिश्चियन भी हैं यहाँ पर इंडियंस में, इंडिया से है, थोड़े हैं, ज्यादा तो नहीं है लेकिन है। तो जो सबसे आम जो किस्म का डिस्क्रिमिनेशन है विद इन दी, मतलब अंग्रेज तो आपको सबको इंडियन ही मानता है, जी जी बिल्कुल, मतलब भारत से आया या साउथ एशियन है, तो उसके लिए तो कोई इस पे नहीं होगा ज्यादा छुआछूत का। अगर हम सड़क पे जा रहे हैं, अभी तो इतना होता नहीं है, लेकिन जब भी पहले हुआ करता था कि अगर कोई रेसिस्ट गोरे हैं वो किसी को बोलेंगे गाली देनी है तो पाकी बोल देंगे, चाहे वो इंडियन है या बांग्लादेशी है, तो या फिर और ब्लैक करके कोई गाली देंगे, उसमें उनको नहीं पता कि कौन सी जात का है, या ब्राह्मण है या अनटचेबल है या क्या है ना। लेकिन इंडियंस में सबसे ज्यादा कॉमन किस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन है, किस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा सबसे ज्यादा कॉमन जो है इंडिया में, यहाँ पर जो जब आप कम्युनिटी में रहते हैं तो किस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन है, जो मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कहा लॉ है यहाँ इतने आसानी से कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी बहुत रिपोर्ट्स आती हैं, जहाँ तक उनका जोर नहीं चलता बिल्कुल वहां तक नहीं कर सकते, जहाँ उनका जोर चल रहा है, देखिए जोर उनका अपना सोशल उसमें चल रहा ना, अपने गुरुद्वारे के अंदर चलेगा, गुरुद्वारे के बाहर सड़क पे तो शायद नहीं चलेगा, लेकिन अपने जो जहाँ वो फैक्ट्री में कोई मैनेजर होगा या किसी फैक्ट्री का ओनर हो सकता है, होटल का मालिक हो सकता है, जो उनके डोमेन वाले इलाके हैं उसमें किस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा नजर आती है? ना यहाँ पता क्या है कि जो अपने आप को हाई कास्ट समझते हैं वो सिखाते हैं अपने बच्चों को, ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं उनको कि ये जो है ये इंडिया में हमारे नौकर हुआ करते थे, हमारे खेतों में काम करते थे, अभी हम ये है हम इनसे हाई हैं, वी आर फार्मर दिस एंड दैट, तो कुछ अलग से अभी पंजाब से ज़्यादा तो सिक्की में तो यही करते हैं, लेकिन जो दूसरे भी ब्राह्मण लोग भी हैं वो भी ऐसे ही हैं, यहाँ भी है, वो दूसरों को वही समझते हैं, वो ठीक है कि अभी बैठे हैं होटल में बैठे खाना खा रहे हैं तो खा रहे हैं, कोई कह तो सकता नहीं भी तू उधर जाके बैठ मेरे पास मत बैठ, है ना। लेकिन मैरिजेस कोशिश करते हैं कि अपनी ही कास्ट में हो, मैरिज तो तकरीबन 100% अपन ही अपने कास्ट में करते हैं, है ना, कुछ अभी है तो थोड़ा छोड़ के, क्योंकि इंग्लैंड का एक इतिहास है, इससे हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड कि जहाँ जो भी आया
चाहे वो रूलर बन के आया या वर्कर बन के आया, वो इसी कल्चर में समा गया। तो जैसे इंडियन भी है, डजंट मैटर वो हिंदू है या सिख है या बुद्धिस्ट है या इस्लाम को मानने वाले या क्रिश्चियन है, कुछ भी है, धीरे धीरे वो तो इसी समाज का हिस्सा बन जाएंगे। 1 2 3 जनरेशन के बाद वो भूल जाएंगे कि हम पीछे इंडिया से थे या कौन से धर्म से थे, कौन सी कास्ट थे। क्योंकि ये जो मैं मानता हूँ कि ये धर्म भी है जो खास करके गॉड सेंटर धर्म है, ये भी ज्यादा देर रहने वाले नहीं है। हाँ, वैसे भी 50% से ऊपर तो यूके के लोग बोलते हैं कि वी आर एथिस्ट और ह्यूमनिस्ट। पीपल वैसे भी बहुत धर्म की बात कम करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात ज्यादा करते हैं अभी।